हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं अपने ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पार्ट 2 को कंप्लीट। इस पार्ट के अंदर इनहेरिटेंस होगी, पॉलीमॉर्फिज्म हो गई, इस तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे, उन्हें इंप्लीमेंट करके देखेंगे और फिर उन पर बेस्ड हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। इससे अलावा पाइथन के किसी भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है तो वो इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तो उन्हें हम जाकर देख सकते हैं। एंड लाइक ऑलवेज नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से जाकर हम अपनी स्लाइड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो ऊप्स चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जैसे हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज द डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड का काम होता है टू डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज या द एंटायर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट करते हैं कोड के अंदर, तो वो क्या करती है, वो मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, उसके काफ़ी सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमारी मेमोरी के अंदर जगह लेते हैं। तो कई बार हो सकता है ऐसी हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दी जिसको बाद में हमें कभी यूज़ नहीं करना, तो हम इंडिविजुअली उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिलीट कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमें सिंपली DEL ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा एंड उसके बाद इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ को डिलीट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को, एंड इस तरीके से हम अपनी कंप्लीट ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अगर हमने स्टूडेंट क्लास क्रिएट की, इसके अंदर लेट्स क्रिएट आवर कंस्ट्रक्टर इन इट। इसके अंदर हमारे पास एक नेम आ जाएगा एंड सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। एंड अब हमें क्या करना है, एक स्टूडेंट 1 हम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर नेम में आई कैन पास श्रद्धा, एंड इफ आई वांट टू डिलीट दिस स्टूडेंट आई कैन सिंपली राइट DEL S1, एंड उसके बाद अगर हम स्टूडेंट को प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो उस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा। लेट्स सेव इट एंड रन। तो इस केस में हमारे पास एरर आ गया क्योंकि नेम S1 इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर डिलीट हो गया, जबकि यही सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे होते तो कोई एरर नहीं आता। तो उस केस में नॉर्मली हमारे लिए जो ऑलरेडी प्रिंट होता है वो चीज़ प्रिंट हो जाती। अगर हम यहाँ पर s.name प्रिंट करवा रहे हैं और फिर बाद में अगर हम s.name को डिलीट कर देते हैं और फिर उसे प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो हमारे लिए नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा, पर उसके बाद क्योंकि हमने डिलीट कर दिया उस चीज़ को, तो यहाँ दिखा रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम। तो इस तरीके से हम अपने DEL डिलीट कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स के बारे में। जनरली जब भी हम ऊप्स पढ़ते हैं, जैसे दूसरी अगर किसी लैंग्वेज के अंदर जब भी हम ऊप्स पढ़ते हैं, C++ के अंदर, जावा के अंदर, तो वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। जनरली दूसरी जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर अगर किसी एट्रीब्यूट को या किसी मेथड को हमने पब्लिक कर दिया, तो उसका मतलब होता है जनरली कि हम उस मेथड या उस एट्रीब्यूट को क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी तक अगर मैंने एक स्टूडेंट बनाया है तो स्टूडेंट में मैं लिख सकती हूँ S1.name। मैं क्या कर रही हूँ, अपनी क्लास के स्कोप से, यानी ये क्लास का स्कोप है जहाँ जहाँ क्लास के अंदर वाली चीज़ें हैं, क्लास के बाहर मैं स्टूडेंट के नेम को एक्सेस कर सकती हूँ। तो इसे हम जनरली पब्लिक की कैटेगरी में डालते हैं। पर कई बार हमारी कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसे सेंसिटिव एट्रीब्यूट होता है, कुछ ऐसा मेथड होता है जिसको हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, जिसको हम अपनी क्लास से बाहर किसी को एक्सेस नहीं देना चाहते। For example, if I create a class called account, बैंक अकाउंट के लिए या अकाउंट के लिए कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं और इस अकाउंट के लिए हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ इनिट में हमारे पास सेल्फ है, वी हैव द अकाउंट नंबर, उसके साथ हमारे पास अकाउंट का पासवर्ड भी है। तो अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सेल्फ डॉट अकाउंट number is equal to account number and self dot account password is equal to account password। इस तरीके से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी। अब लेट्स सपोज कल को कोई नया यूज़र आता है और वो अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो अकाउंट के अंदर हम मल्टीपल इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज शुरुआत में जब किसी यूज़र का अकाउंट क्रिएट होता है तो उसके लिए अकाउंट नंबर जा रहा है 1 2 3 4 5 एंड उनका पासवर्ड जा रहा है ABCDE। इस तरीके से ये अकाउंट नंबर हो गया एंड ये पासवर्ड हो गया। अब कोई भी चाहे कि हम प्रिंट करवाना चाहते हैं account1 डॉट अकाउंट नंबर को।
अब वैसे तो यहाँ पर कोड में चीज़ें विजिबल हैं, बट जनरली फ्लो कैसे काम करता है, जनरली अगर आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से कोई यूज़र है वो अपना अकाउंट नंबर या फिर अपना पासवर्ड जो है वो सेट करेंगे या उसको एंटर करेंगे, एंड उसके बाद बैकएंड के अंदर हो सकता है पाइथन कोड के थ्रू ही हम इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी उसको डायरेक्टली यहाँ पर क्लास के अंदर सेव करवा रहे हैं। अब जब हम प्रिंट करवा रहे हैं अकाउंट नंबर को, तो क्या होगा, हमारे लिए अकाउंट नंबर भी प्रिंट हो जाएगा और हमारे लिए यहाँ पे अकाउंट पासवर्ड भी प्रिंट हो जाएगा। When I try to print these things, both of them will be printed for me. But generally this is bad practice, क्योंकि अकाउंट पासवर्ड ऐसी चीज़ है जो शायद इस कोड के अंदर हमें इस अकाउंट क्लास के बाहर नहीं पास करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ पब्लिकली अवेलेबल होती है उसके अंदर गलती से चेंजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए जब भी हम कोड के अंदर ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में कुछ ऐसी इंप्लीमेंटेशन करते हैं जिसमें हमें लगता है कोई इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है या इस इन्फॉर्मेशन को हम बाहर अपनी क्लास से बाहर नहीं पास करना चाहते, तो उसे हम एक तरीके से प्राइवेट बना सकते हैं, यानी अब उस इन्फॉर्मेशन को क्लास के बाहर एक्सेस कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। और किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, उसके आगे 2 अंडरस्कोर लगा देते हैं। हमने क्या किया, ये 2 अंडरस्कोर लगा दिए एंड ये चीज़ अब प्राइवेट हो गई। तो यहाँ पर इफ आई ट्राई टू एक्सेस दिस थिंग, यानी अकाउंट 1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर अकाउंट पासवर्ड को जब हम अब एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और इसे रन करेंगे, तो इस केस में अब हमारे पास एरर आ जाएगा, अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अकाउंट पासवर्ड। तो बेसिकली ये चीज़ अब प्राइवेट हो गई, इसे हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कोई हमारे पास एक फंक्शन है रीसेट पासवर्ड का, ये सारी इमेजिनरी चीज़ें चल रही हैं, हमारे पास कोई फंक्शन है जो रीसेट कर देता है पासवर्ड को, एंड उस फंक्शन के अंदर हम लेट्स सपोज प्रिंट करवाना चाहते हैं अकाउंट 1 डॉट पासवर्ड, या दिस विल बी सेल्फ डॉट अकाउंट पासवर्ड। तो ये चीज़ करवाना बिल्कुल पॉसिबल है, यानी यहाँ पे तो सेल्फ डॉट पासवर्ड चल जाएगा, पर यहाँ पे अकाउंट 1 डॉट पासवर्ड नहीं चलेगा, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ पे है, ये फंक्शन क्लास के अंदर है और ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये क्लास के बाहर है। तो क्लास के बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, पर क्लास के अंदर लाइक इफ आई ट्राई टू कॉल रीसेट पासवर्ड, तो इस बार हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, इस बार सिंपली हमारे लिए हमारा पासवर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम सिर्फ क्लास के अंदर रखना चाहते हैं तो उसे हम प्राइवेट बना सकते हैं। अब ये जो प्राइवेट एंड पब्लिक का कॉन्सेप्ट है, ये जैसे दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर वर्क करता है, जावा हो गई, C++ हो गई, अगर आपका उन लैंग्वेजेस के अंदर बैकग्राउंड है, तो एग्जैक्टली वैसे वर्क नहीं करता ऊप्स पाइथन के अंदर। बेसिकली पाइथन के अंदर कंसेप्चुअली हम पब्लिक एंड प्राइवेट को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी हमारे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को हम प्राइवेट तो बना सकते हैं, पर वो प्राइवेट जैसे होंगे, एग्जैक्टली प्राइवेट नहीं होंगे। पर इसके हम इतने ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर कोई कभी पूछता है कि प्राइवेट में किस तरीके से हम चीज़ों को हाइड कर सकते हैं, तो उसको हाइड करने का तरीका बेसिकली होगा कि एट्रीब्यूट्स के सामने भी हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा दें और मेथड्स के सामने भी हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा दें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट अनदर क्लास, एक नॉर्मल से हम क्लास क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ क्लास कॉल्ड पर्सन। पर्सन क्लास के अंदर हम एक एट्रीब्यूट बनाते हैं नेम, जिसके अंदर हम स्टोर करा रहे हैं एनोनिमस। इस तरीके से हमने क्लास बना दी। अब P1 इज इक्वल टू दिस न्यू पर्सन जो हमारे लिए क्रिएट हुए हैं। अगर हम यहाँ पर P1 डॉट नेम प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो अब हमारे पास एरर आएगा। वी नो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल अंडरस्कोर को यूज़ किया है। इसे रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ एक तरीके से कंसेप्चुअली प्राइवेट हो गई। ऐसे ही हम मेथड्स को भी प्राइवेट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिफाइन अ मेथड कॉल्ड हेलो, जो क्या प्रिंट करता है, जो प्रिंट करता है हेलो यूज़र, इस तरीके से कुछ प्रिंट करता है, या हेलो पर्सन कुछ इस तरीके से प्रिंट करता है। तो अब एक नॉर्मल मेथड की तरह इसे यहाँ पर कॉल कर पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हम सोचे कि हम यहाँ पर इस तरीके से हेलो लिख देंगे तो ये चीज़ पाइथन के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी हमारे पास एरर आ जाएगा कि पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कॉल्ड हेलो, क्योंकि यहाँ पर हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर को यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे एज अ बिगिनर हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है कि हमने फिर ऐसा फंक्शन ही क्यों बनाया है जिसे हम ऑब्जेक्ट के साथ कभी यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके के फंक्शंस होते हैं जनरली जिनको इंटरनली कोई दूसरा ही फंक्शन यूज़ करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर वेलकम नाम का एक और फंक्शन बनाते हैं एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली नॉर्मल फंक्शन। ये नॉर्मल हमारा मेथड है और ये क्या करता है, ये पहले हेलो को प्रिंट करवाएगा कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद या हेलो के अंदर ये क्या पास करता है, ये अपना नेम पास करता है।
दिस इज गोइंग टू बी सेल्फ डॉट नेम। इनफैक्ट यहाँ पर भी हम सेल्फ कर देते हैं एंड फिर हमारा नेम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हेलो फंक्शन को कॉल लगाएगा और उसके अंदर सेल्फ का यानी अपना नेम पास करेगा, ऐसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर कह देते हैं। और ये वेलकम फंक्शन क्या कर रहा है, ये वेलकम फंक्शन हेलो को कॉल कर रहा है। तो ये चाहे तो कंप्लीटली हेलो को कॉल कर सकता है, यहाँ पर भी सेल्फ लिख देते हैं। अब पर्सन को हम कह रहे हैं कि पर्सन वेलकम कर सकता है पर कभी हेलो नहीं बोल सकता, वेलकम लेकिन हेलो को बोल सकता है क्योंकि वो इंटरनली क्लास का मेथड है। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो P1 अब क्या करेगा, P1 अब वेलकम को कॉल करेगा क्योंकि ये चीज़ करना पॉसिबल है, और वेलकम उसके लिए सेल्फ डॉट हेलो को कॉल कर रहा होगा। इस कॉल के अंदर हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो क्या प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया हमारे पास हेलो पर्सन और हमारे पास कोई एरर नहीं आया। तो कैसे वर्क कर रही हैं चीज़ें ऐसे वर्क कर रही हैं कि अगर किसी चीज़ को हमने डबल अंडरस्कोर से प्राइवेट बना दिया तो उसे सिर्फ क्लास के जो इंटरनल फंक्शंस हैं वही एक्सेस कर पाएंगे, बाहर कोई उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। दिस इज बेसिकली डन टू प्रिवेंट एक्सपोजिंग आवर इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर मेंट टू बी यूज्ड ओनली विद इन द क्लास एंड नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस जो हमने ऑलरेडी बात की थी, हमारी जो ऊप्स होते हैं, ऊप्स के 4 मेन पिलर्स होते हैं, जिनमें से 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। तीसरा पिलर अब हम पढ़ने वाले हैं विच इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस काफी इंपॉर्टेंट और काफी ईजी टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट। जैसे रियल लाइफ के अंदर हम कई सारी चीज़ें इनहेरिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने अच्छे वैल्यूज़ हमारे ऊपर पास ऑन करते हैं। तो हमने क्या किया, एक तरीके से उनके जो गुड वैल्यूज़ हैं वो इनहेरिट कर लिए। हमारे पेरेंट्स ने अपने जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट किए होंगे। तो इस तरीके से पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ चीज़ें क्या होती हैं, इनहेरिट होती हैं। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का, जब एक जनरेशन ऑफ क्लास से दूसरी जनरेशन ऑफ क्लास में हम कुछ भी चीज़ पास करें, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि व्हेन वन क्लास डिराइव्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। फॉर एग्जाम्पल जो कार है उसके अंदर एक स्टार्ट, कार कैसे स्टार्ट होती है उसका एक अलग मेथड होगा, कार कैसे स्टॉप होती है उसका एक अलग मेथड होगा, और इस कार के अंदर एक कलर प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो कार के अंदर ऑलरेडी कार को स्टार्ट और स्टॉप करने का लॉजिक लिखा हुआ है। अब कल को टोयोटा डिसाइड करता है दैट दे वांट टू क्रिएट देयर ओन कार फैक्ट्री, तो वो क्या कर सकते हैं, टोयोटा कार, अब टोयोटा की जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे फॉर्च्यूनर होगी चाहे प्रियस होगी, उनको भी तो स्टार्ट और स्टॉप करना है। स्टार्ट और स्टॉप तो हर कार को करना है, क्योंकि कार के अंदर एक सब कैटेगरी है टोयोटा कार, मतलब सारी कार्स में से ही कुछ तो टोयोटा की कार्स होंगी ना। तो जब कार्स के अंदर कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, स्टार्ट और स्टॉप का लॉजिक कार के अंदर जब लिखा जा चुका है, तो हम उसे सेकंड टाइम टोयोटा कार के अंदर नहीं लिखना चाहेंगे, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कोड के अंदर। हम क्या करेंगे, उस लॉजिक को इनहेरिट करेंगे, उस लॉजिक को डिराइव करेंगे, ले लेंगे कार वाली क्लास से। और कैसे ले लेंगे, जब हम टोयोटा कार क्लास को लिखेंगे तो उसके अंदर सिंपली क्लास नेम के सामने एक पेरेंथेसिस लगाएंगे और अपनी पेरेंट क्लास का नाम लिख देंगे। तो पेरेंट क्लास या बेस क्लास वो क्लास होती है जिससे प्रॉपर्टीज ली जाती हैं, और चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास वो होती है जो प्रॉपर्टीज लेती है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज का मतलब है एट्रीब्यूट्स या फिर मेथड्स। मेथड्स भी हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं एक बार कोड के अंदर। फॉर एग्जांपल वी क्रिएटेड दिस क्लास कॉल्ड कार। अब कार के अंदर देर आर गोइंग टू बी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। लेट्स सपोज कार के अंदर एक हमारे पास स्टैटिक मेथड है टू स्टार्ट, यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेते हैं कार स्टार्टेड। ये मेथड क्या करेगा, कार को स्टार्ट करेगा। और एक और स्टैटिक मेथड हमारे पास है, हम चाहें तो इन मेथड्स को स्टैटिक भी रख सकते हैं, बाकी इनके अंदर एज सच कार ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रही, इसीलिए मैंने इन मेथड्स को स्टैटिक बनाया है। वी कैन कॉल इट स्टॉप। स्टॉप मेथड क्या करेगा, ये कार को स्टॉप कर देगा, कार स्टॉप्ड। इसे फिक्स कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी कार क्लास जिसके अंदर हमारे पास 2 सिंपल मेथड्स हैं। अब हम एक और क्लास बनाने वाले हैं जिसे हम कहेंगे टोयोटा कार। एंड टू शो इनहेरिटेंस हम यहाँ पर पेरेंथेसिस लगाने वाले हैं और उसके अंदर अपनी क्लास का नाम लिख देंगे जिसकी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को हम इनहेरिट करना चाहते हैं। एंड फिर हम टोयोटा कार को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस कार के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड नेम, तो
लेट्स क्रिएट आर कंस्ट्रक्टर. इसके अंदर वील गेट सेल्फ एंड वील गेट नेम. तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम. एंड अब हम अपनी कार को क्रिएट करने वाले हैं. सो माई कार 1 इज इक्वल टू अ टोयोटा कार जिसके अंदर हम नेम लेट्स सपोज पास करने वाले हैं फॉर्च्यूनर. एंड दिस इज माई कार 2 जिसके अंदर इट इज़ ऑल्सो अ टोयोटा कार जिसके अंदर हम नेम पास करने वाले हैं प्रियस. अब लेट्स सपोज हम कार 1 की बात करते हैं. वट विल आई डू, आई एम गोइंग टू प्रिंट कार 1 डॉट नेम. और ये चीज़ बिल्कुल वर्क करेगी, इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हमारी इस क्लास के अंदर हमने कार 1 को ऑलरेडी एक नाम दे दिया है. तो जब रन करेंगे कोई एरर नहीं आएगा और हमारे लिए कार 1 का नेम प्रिंट हो जाएगा. बट इफ़ आई ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस कार 1 डॉट स्टार्ट, तो इस केस में क्या एक्सपेक्टेड होना चाहिए. इस केस में हो सकता है हम सबसे पहले चेक करें टोयोटा कार की एक ऑब्जेक्ट है. अब टोयोटा कार के अंदर तो हमने कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हमारे पास एरर आएगा. बट क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस को यूज़ किया है तो इस कार के जितने भी मेथड्स थे, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, वो सारी की सारी यहाँ पर भी अवेलेबल होंगी और यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा. When we run it तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा कार स्टार्टेड. तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज़ एंड अपने मेथड्स को इनहेरिट कर सकते हैं इन डिफरेंट क्लासेस. अब लेट्स सपोज यहाँ पर हम कोई और प्रॉपर्टी डिफाइन करते, जैसे कलर को हम यहाँ पर पहले से ही स्पेसिफाई कर देते एज ब्लैक, तो हम उस चीज़ को यहाँ पर भी यूज़ कर पाते कार 1 डॉट कलर एंड वो प्रॉपर्टी भी हमारे लिए प्रिंट हो जाती है आकर. अब इनहेरिटेंस को हम 3 डिफरेंट टाइप्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं. These are the 3 different types of inheritance. सबसे पहली होती है हमारी सिंगल इनहेरिटेंस, या इसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं. इस इनहेरिटेंस टाइप के अंदर बेसिकली हमारे पास एक सिंगल पेरेंट क्लास होती है, या इसे हम बेस क्लास बोल सकते हैं, एंड उससे एक सिंगल डिराइव्ड क्लास निकलती है. सो दिस इज माई बेस क्लास एंड दिस इज माई डिराइव्ड क्लास. तो बेसिकली ये पेरेंट है और ये मेरी चाइल्ड क्लास है. ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस. जैसे यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल देखा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस. एक सिंगल पेरेंट क्लास है और सिंगल चाइल्ड क्लास है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसको हम देखेंगे वो होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहने का मतलब है कि एक बेस क्लास हो गई, बेस क्लास से प्रॉपर्टीज किसी डिराइव्ड क्लास ने ली, एंड उसके बाद इस क्लास से भी प्रॉपर्टीज एक दूसरी क्लास ने ली जो एक और डिराइव्ड क्लास बन गई. ये भी क्या है, ये इसका पेरेंट बन गया एंड ये इसकी चाइल्ड क्लास बन गई. तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ से यहाँ गई होंगी वो सारी प्रॉपर्टीज़, मतलब ये जो फर्स्ट क्लास है इसकी प्रॉपर्टीज, सेकंड क्लास इसकी प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज़ हमारी इस थर्ड डिराइव्ड क्लास के अंदर जा रही होंगी. तो इसमें एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि यहाँ पर लेट्स सपोज ये हमारे कार के कुछ बेसिक मेथड हैं जो हर एक कार के अंदर होते हैं. यहाँ से कलर को हम रिमूव कर देते हैं एंड उसके बाद एक टोयोटा कार नाम से हमने ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है. इसके अंदर नेम को हटा के हम सिर्फ क्या करेंगे, हम यहाँ ब्रांड को ऐड कर देंगे. तो नेम की जगह अब हमारे पास सिंपली यहाँ पे ब्रांड आ जाएगा. और अब इंडिविजुअल ब्रांड की कार, जैसे टोयोटा के अंदर देयर इज़ अ कार कॉल्ड फॉर्च्यूनर, देयर इज़ अ कार कॉल्ड प्रियस, इनकी हम अलग से ही फैक्ट्री सेट करना चाहते हैं. तो इनको क्रिएट करने के लिए हम एक और अलग से क्लास बनाएंगे. लेट्स सपोज वी कॉल दिस क्लास फॉर्च्यूनर, जो फॉर्च्यूनर को मैन्युफैक्चर करती है. और अभी इसके अंदर हमने इनहेरिट नहीं किया है चीज़ों को, और बेसिकली इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें डिफाइन करते हैं, जैसे हमारी माइलेज कितनी होनी चाहिए, या सेल्फ एक टाइप रख लेते हैं. व्हाट इज़ द टाइप गोइंग टू बी, इज़ द फॉर्च्यूनर गोइंग टू बी डीजल, इट इज़ गोइंग टू बी, और इज़ इट गोइंग टू बी पेट्रोल, या इमेजिन करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक कार भी हो सकती है. तो यहाँ पे सेल्फ डॉट टाइप के अंदर हम टाइप को स्टोर करा देंगे. अब फॉर्च्यूनर क्या करेगा, फॉर्च्यूनर सिंपली टोयोटा कार की जितनी सारी चीज़ें हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको इनहेरिट करने वाला है. तो यहाँ पर अगर देखें तो पहले हमारे पास कार क्लास है, कार की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोयोटा कार ले लेती है, और टोयोटा कार के पास जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ब्रांड हो गया बेसिकली, वो फॉर्च्यूनर कार वाली क्लास क्या है, क्लास एक तरीके से फैक्ट्री है जिसका काम है ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करना. तो ये फॉर्च्यूनर की हमने फैक्ट्री लगा दी जिसके अंदर टोयोटा कार की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई. और क्योंकि टोयोटा कार के अंदर ऑलरेडी कार की सारी प्रॉपर्टीज़ थी तो वो भी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ गई. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स सपोज दिस इज़ माई कार 1 इज इक्वल टू न्यू, या फॉर्च्यूनर हमने लिए. फॉर्च्यूनर के अंदर हम अपना टाइप ऐड कर देंगे. लेट्स सपोज दिस इज डीजल. एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम कार 1 के लिए स्टार्ट मेथड को कॉल करने वाले हैं. और ये जो स्टार्ट मेथड है कार 1 के लिए, ये फॉर्च्यूनर
वाली क्लास के अंदर भी नहीं है, टोयोटा कार वाली क्लास के अंदर भी नहीं, ये डायरेक्ट हमारी ऊपर वाली कार क्लास के अंदर है, बट ये बिल्कुल वर्क करेगा, कोई एरर नहीं आएगा, द कार हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ये हो गई हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें फर्स्ट क्लास हमारी हमने ली है कार नाम से, सेकंड क्लास को हमने टोयोटा कार बनाया है, एंड थर्ड क्लास को हमने एक और ब्रांड दे दिया है। कल को हो सकता है एक और फैक्ट्री सेटअप हो जाए जो फिर से टोयोटा कार की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करे, तो वो अलग से एक और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है ये लेवल्स यहीं पर रुकेंगे, हो सकता है हम कल को इससे भी कोई एक कार डेराइव कर लें, इससे भी कोई एक क्लास डेराइव कर लें। तो इस तरीके से कितने भी लेवल्स हो सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। मल्टीपल इनहेरिटेंस कहती है कि एक अगर हमारे पास डिराइव्ड क्लास है, लेट्स सपोज दिस इज माय डिराइव्ड क्लास, तो वो मल्टीपल क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकती है। दिस कुड बी माय बेस क्लास 1 एंड दिस कुड बी माय बेस क्लास 2। तो ये मेरी फर्स्ट क्लास हो गई, एंड दिस इज माय सेकंड क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया जा रहा है। तो ये पेरेंट 1 हो गया, ये पेरेंट 2 हो गया, एंड ये मेरी चाइल्ड क्लास हो गई। हो सकता है और भी मल्टीपल पेरेंट्स हो, पर बेसिकली मल्टीपल क्लासेस की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे इनहेरिट की जा सकती है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सी हम क्लास बनाएंगे। इसका हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। लेट्स सपोज हमने एक क्लास क्रिएट की ए, ये मेरी ए क्लास है जिसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। लेट्स सपोज वेरिएबल ए हैज सम वैल्यू विच इज वेलकम टू क्लास ए। इस तरीके से हमारी क्लास हो गई, एंड एक क्लास है हमारे पास हमारी बी क्लास। बी क्लास के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड अ वेरिएबल बी, जिसके अंदर हम लिख रहे हैं वेलकम टू क्लास बी। एंड फिर हमने क्लास बनाई सी, और ये क्या है, ये हमारी चाइल्ड क्लास है, और ये क्या करेगी, ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी। तो यहाँ हम ए कॉमा बी लिख सकते हैं, मतलब जितनी भी क्लासेस से आप चीज़ें इनहेरिट करना चाहते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। एंड फिर इसके अंदर हम कुछ और ही एक्स्ट्रा वेरिएबल या कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, वेलकम टू क्लास सी। तो जब हम सी का एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए हम प्रिंट करवा सकते हैं C1 डॉट वेरिएबल सी, साथ के साथ हम उसके लिए प्रिंट करवा सकते हैं C1 डॉट वेरिएबल बी एंड वेरिएबल ए। तो प्रिंट C1 डॉट वेरिएबल ए, इसको सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, तो हमारे लिए तीनों की तीनों चीज़ें प्रिंट होकर आएंगी, कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज इसने क्या की हैं, इनहेरिट की हैं। सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जो हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में विच इज़ रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, जो है हमारा सुपर मेथड। सुपर मेथड एक स्पेशल मेथड होता है क्लासेस के अंदर विच इज़ यूज टू एक्सेस मेथड्स ऑफ द पेरेंट क्लास। फॉर एग्जाम्पल, इस बेसिक एग्जाम्पल के साथ दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इन चीज़ों को हम हटा सकते हैं, एंड एक कंस्ट्रक्टर क्या करेंगे, अपने कार मेथड के लिए भी क्रिएट करेंगे। बेसिकली हर कार का एक टाइप हो सकता है, या फ्यूल टाइप, या कुछ भी हम में से कह सकते हैं, इज इट गोइंग टू बी डीजल, इज इट गोइंग टू बी पेट्रोल या इलेक्ट्रिक, क्या होने वाला है। तो ये एक हमने नॉर्मल सी एक क्लास बना ली। क्लास के अंदर क्या किया, हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जिसके अंदर हम टाइप ले रहे हैं, और फिर हमने 2 स्टैटिक मेथड्स को क्रिएट किया। फिर हमने क्या किया, क्लास टोयोटा कार के अंदर कार की सारी प्रॉपर्टीज़ को ले लिया, एंड टोयोटा कार के अंदर यहाँ ब्रांड की जगह हम नेम ले रहे हैं, जैसे हमने इनिशियली अपने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के टाइम पे एग्जाम्पल लिया था, ये वैसा सा ही सेम एग्जाम्पल है, बस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब लेट्स सपोज हम टोयोटा कार की एक नई कार को क्रिएट करते हैं। दिस इज़ माई न्यू कार ऑफ टोयोटा, लेट मी गिव इट अ नेम। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं अपनी कार 1 के लिए उसका टाइप, इवन दो हमने कोई टाइप नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा, पर हम उसके लिए उसका टाइप प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास एरर आएगा, टोयोटा कार ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट टाइप, बट इवन दो टाइप तो यहाँ पे डिफाइन था। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे टोयोटा कार को क्रिएट करते टाइम उसका टाइप भी दे देते हैं। मैं एक इलेक्ट्रिक प्रियस क्रिएट करने वाली हूँ, आई डोंट नो इफ इट एग्जिस्ट और नॉट, पर लेट्स सपोज हमारा टाइप इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा टाइप। अब ये जो टाइप है ये हमारे पास यहाँ पर तो आ गया, बट ये वाली चीज़ यहाँ पर कैसे आएगा। अब ये जो टाइप वेरिएबल है इसे हमने यहाँ पर तो लिख दिया, पर अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ सेल्फ डॉट टाइप इज इक्वल टू टाइप, तो उसका मतलब तो टोयोटा कार के अंदर, टोयोटा कार वाली ऑब्जेक्ट के अंदर एक टाइप एट्रीब्यूट क्रिएट होगा, पर मुझे टोयोटा कार का टाइप एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, मुझे तो इस पेरेंट क्लास के अंदर टाइप एट्रीब्यूट को चेंज करना है।
तो वो चीज़ करने के लिए हमें एक तरीके से इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। अब उस चीज़ का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, डायरेक्ट हम कुछ पेरेंट डॉट समथिंग इस तरीके से कुछ नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमारा सुपर मेथड काम आता है। जब भी हम सुपर लिख रहे होते हैं, सुपर का मतलब होता है इनहेरिटेंस के अंदर हमारा पेरेंट। तो जब भी हम सुपर लिख रहे होते हैं, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पेरेंट क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज को हम इनहेरिट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं सुपर एंड फिर अपने पेरेंथेसिस डॉट। अब सुपर क्लास के अंदर, ये मेरी सुपर क्लास हो गई, जैसे ही हमने डॉट लिखा इसके सारे मेथड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर एक मेथड है स्टार्ट, इसके अंदर एक मेथड है स्टॉप, ऐसे ही इसके अंदर हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड है जिसके अंदर अब हम अपना टाइप जो है उसे पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने टाइप को पास कर दिया, तो बेसिकली सुपर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जिसमें टाइप मेथड ऑलरेडी चला गया। अब जब हम यहाँ पर car1 डॉट टाइप लिखेंगे तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। व्हेन वी रन इट वी गेट आर टाइप टू बी इलेक्ट्रिक। यही सेम चीज़ इनफैक्ट हम एट द स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं ताकि पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले सेट हो जाए। तो वैसे एज सच फंक्शनैलिटी वाइज इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, बट इस तरीके से हम अपने सुपर कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम चाहते हैं कि कार जैसे ही क्रिएट हो, जैसे ही ये वाली नई कार क्रिएट हुई वैसे मुझे कार को स्टार्ट भी करना है, तो कार को सिंपली स्टार्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं सुपर डॉट स्टार्ट। तो जो सुपर क्लास है उसका स्टार्ट मेथड कॉल हो जाएगा और कार स्टार्ट भी हो जाएगी। सो द कार हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो इस तरीके से कभी भी अगर हमें अपनी पेरेंट क्लास के किसी भी मेथड को कॉल करना है तो हम सुपर के थ्रू उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट क्लास मेथड्स। अभी तक हमने बात की थी स्टैटिक मेथड डेकोरेटर की। स्टैटिक मेथड, जो हमारा स्टैटिक मेथड डेकोरेटर था वो कुछ इस तरीके का दिखता था जिससे हम किसी भी मेथड को स्टैटिक बना सकते थे। कोई भी मेथड स्टैटिक होने का ये मतलब होता है कि हर नई इंस्टेंस के लिए, हर नई ऑब्जेक्ट के लिए वो मेथड बार बार क्रिएट नहीं होगा। वो मेथड पूरी क्लास के लिए कॉमन रहेगा, सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही बार मेथड क्रिएट होगा और सारी ऑब्जेक्ट्स उसको यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि स्टैटिक मेथड इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को चेंज करता ही नहीं, ना उन्हें वो एक्सेस करता है, तो उसे ज़रूरत ही नहीं है हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार क्रिएट होने की। पर स्टैटिक मेथड्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है दैट दे कांट एक्सेस और मॉडिफाई क्लास स्टेट एंड दे आर जनरली यूज्ड फॉर यूटिलिटी। यानी अगर हमें कुछ ऐसा काम कराना ना जिसमें ना क्लास के एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे हैं ना इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे हैं, उनके लिए जनरली पाइथन के अंदर हम अपने स्टैटिक मेथड्स को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो स्टार्ट मेथड बनाया हुआ है इसके अंदर एज सच कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं हो रहा तो इसे हमने स्टैटिक मेथड बना दिया। इसके अंदर भी कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं हो रहा तो इसे भी हमने स्टैटिक मेथड बना दिया। बट लेट्स सपोज हम एक क्लास बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक क्लास कॉल्ड पर्सन। पर्सन के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लास एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हमने नेम को स्टोर करवाया है एज एनोनिमस। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक चेंज नेम नाम से मेथड बनाते हैं, या चेंज नेम ही रख लेते हैं इसे, जिसके अंदर हमारे पास सेल्फ आएगी, हमारे पास नया वाला नेम आएगा और हम लिख देंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। हमारी अजम्पशन ये होगी कि ये वाला नेम जो एनोनिमस था पहले अब वो चेंज हो जाएगा। तो एक पर्सन बना देते हैं, P1 इज इक्वल टू दिस न्यू पर्सन एंड P1 के लिए हम चेंज नेम को कॉल करना चाहते हैं और इसको एनोनिमस की जगह वी वांट टू नेम दिस गाय राहुल कुमार, और फिर हम P1 के लिए नेम को प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसे सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं। तो हमारे लिए नेम क्या हो गया, राहुल कुमार हो गया। P1 का जो नेम है वो हमारे लिए राहुल कुमार हो गया। बट इंटरेस्टिंगली व्हेन आई ट्राई टू प्रिंट पर्सन डॉट नेम, यानी क्लास का नाम डॉट नेम, तो इससे क्या होगा, क्लास एट्रीब्यूट जो है उसे हम एक्सेस कर पाएंगे, यानी इस वाले एट्रीब्यूट को। तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास वो नेम अभी भी एनोनिमस है, पर हमें तो इस क्लास एट्रीब्यूट को चेंज करना था। पर जैसे ही हम किसी नॉर्मल मेथड के अंदर ये काम करने की कोशिश करते हैं, वो क्या करता है, यहाँ पे ये जो नेम है ये क्लास एट्रीब्यूट की बात नहीं हो रही, ये एक नया ही नेम एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा है फॉर माई इंस्टांस, फॉर माई ऑब्जेक्ट। इसे अगर थोड़ा सा और ध्यान से मैं समझाऊं तो बेसिकली ये हमारी क्लास थी। लेट्स सपोज दिस इज माई क्लास, क्लास के अंदर दिस इज माई ऑब्जेक्ट। अब क्लास के अंदर पहले से ही कोई नेम नाम का एट्रीब्यूट था जिसके अंदर वैल्यू थी एनोनिमस। अब हमने क्या किया, हमने कोशिश की कि ऑब्जेक्ट के एक मेथड से मैं इस एनोनिमस को चेंज कर दूं, पर वो डायरेक्टली चेंज नहीं हो पाया। जैसे ही हमने लिखा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, उसके अंदर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर एक नया नेम क्रिएट हो गया जिसको हमने कह दिया राहुल कुमार। ये चीज़ हो गई। तो बेसिकली क्लास का नेम अलग हो गया, ऑब्जेक्ट का नेम अलग हो गया। तो सेल्फ नेम ने क्या कर दिया, चेंज नेम ने उसके लिए एक नया नेम क्रिएट कर दिया ये स्टेटमेंट लिखने से। बट हमें वो नहीं करना, हमें तो क्लास एट्रीब्यूट को चेंज करना है।
अब क्लास एट्रीब्यूट को चेंज करने के कई सारे इनडायरेक्ट तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिख दिया पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ये एक तरीका हो सकता है अपने क्लास एट्रीब्यूट को चेंज करने का। तो जब हम इस तरीके से अपने क्लास एट्रीब्यूट को चेंज करेंगे तो उससे P1 डॉट नेम राहुल कुमार ही होगा, और इनफैक्ट प्रिंट भी करवा लेते हैं, और पर्सन डॉट नेम भी राहुल कुमार होगा। लेट्स सेव इट एंड रन। तो अब क्या हुआ, दोनों जगह चेंज होकर आ गया। मतलब पर्सन डॉट नेम लिखने से, यानी क्लास के अंदर इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए ये लिखने से अब हमारा ये जो नई वाली चीज़ है ये क्रिएट नहीं हुई, अब इसी के अंदर सारे के सारे नए चेंजेस हो गए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है बेसिकली हम लिखें सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास, ये चीज़ जो है यहाँ पर आ रही है अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इससे बेसिकली जिस भी ऑब्जेक्ट, सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट की हम क्लास के अंदर चेंज करना चाहते हैं उसकी हम क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ दिखा रहे हैं द क्लास इज इक्वल टू पर्सन, एंड फिर अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली पर्सन ही होता है, द पर्सन क्लास। और अब इसके हम किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, यानी नेम को एक्सेस कर लिया तो भी यहाँ पर राहुल हो गया। डिलीट करेंगे, दोबारा प्रिंट करेंगे तो भी सेम रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो या तो हम लिख सकते हैं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास डॉट समथिंग, या फिर हम लिख सकते हैं अपनी क्लास का नाम डॉट समथिंग। अब ये तरीके तो किए जा सकते हैं, पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे फंक्शन के अंदर ही हम अपनी क्लास को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएँ तो उसको लिखने का तरीका होते हैं हमारे क्लास मेथड्स। यानी जो काम स्टैटिक मेथड्स नहीं कर सकते, क्लास एट्रीब्यूट्स को चेंज करने वाला काम, वो हम क्लास मेथड्स के थ्रू करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? A class method is basically bound to the class and receives the class as an implicit first argument. एक जो नॉर्मल हम मेथड क्रिएट करते आए हैं ना अभी तक, जैसे चेंज नेम हो गया जिसमें सेल्फ आ गया, सेल्फ का मतलब है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली आवर ऑब्जेक्ट। जैसे ये एक नॉर्मल मेथड होता है इंस्टांस मेथड, वैसे ही हमारे पास क्लास मेथड्स भी होते हैं जिसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेल्फ की जगह क्लास होता है, और इसे लिखने के लिए हम अपना क्लास मेथड डेकोरेटर यूज करते हैं और फिर लिखते हैं डेफिनेशन एंड उसके बाद अपने फंक्शन का नाम, और उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरह हम अपनी क्लास को लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर यही सेम काम करना होता मुझे तो हम एक और नया फंक्शन बना सकते थे, वील कॉल इट क्लास मेथड, एंड इसे हम लिख सकते हैं डेफ चेंज नेम, एंड चेंज नेम के अंदर इस बार फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारे पास होगा क्लास। क्लास तो कीवर्ड हो जाएगा, खैर इसे हम CLS लिखेंगे एंड इसके अंदर नया नेम आ सकता है। और जैसे ही इसके अंदर CLS डॉट नेम इज इक्वल टू नेम हम करेंगे, अब ये चेंज डायरेक्टली कहाँ पे होगा? ये चेंज डायरेक्टली मेरे क्लास के एट्रीब्यूट में होने वाला है। इसको सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं, तो इस बार क्लास के एट्रीब्यूट में चेंज डायरेक्टली हुआ है। ये वाली जो चीज़ है दिस इज नॉट सेल्फ, दिस इज एक्चुअली रेफरिंग टू द क्लास। तो इस डेकोरेटर ने क्या किया, क्लास मेथड डेकोरेटर ने इस फंक्शन को लिया और एक और नया बेटर फंक्शन रिटर्न कर दिया जो डायरेक्टली क्लास के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें छोटा सा कंफ्यूजन आया होगा एक चीज़ के अंदर कि अब बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के फंक्शंस हो गए हैं। पहला टाइप का फंक्शन है हमारे स्टैटिक मेथड या मेथड्स इन्हें बोल लेते हैं। सेकेंड टाइप के मेथड्स हैं हमारे क्लास मेथड्स, और थर्ड टाइप के मेथड्स हैं हमारे नॉर्मल मेथड्स, या इनको मैं कह दूं इंस्टांस मेथड्स। इंस्टांस मेथड्स आर मेथड्स बेसिकली, इंस्टांस मेथड्स वो हैं जिनके अंदर सेल्फ एज एन आर्ग्यूमेंट आता है, क्लास मेथड्स वो हैं जिनके अंदर क्लास एज अ फर्स्ट इम्प्लिसिट आर्ग्यूमेंट आता है, और स्टैटिक मेथड्स वो हैं जो क्लास या इंस्टांस दोनों में से किसी के एट्रीब्यूट को चेंज या एक्सेस नहीं करते। तो बेसिकली जब हमें ऐसा कुछ काम कराना है जिसमें हम क्लास या फिर इंस्टांस के किसी मेथड को टच नहीं कर रहे, ना उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम स्टैटिक मेथड यूज़ करेंगे। जब हमें सिर्फ क्लास एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है वहाँ हम क्लास मेथड्स को यूज़ करेंगे, और जब हमें सिर्फ इंस्टांस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, इंस्टांस एट्रीब्यूट्स को, वहाँ हम इंस्टांस मेथड्स को यूज़ करेंगे। तो ये 3 तरीके के डिफरेंट मेथड्स हैं क्लासेस के अंदर जिनको हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले एक और डेकोरेटर के बारे में, विच इज़ द प्रॉपर्टी डेकोरेटर। फॉर एग्जाम्पल वी क्रिएट अ क्लास कॉल्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास को हमने क्रिएट कर लिया। अब स्टूडेंट के अंदर एक हम अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ आ गया और हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ गए। कोई भी 3 सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लेते हैं। दीज आर बेसिकली आर वैल्यूज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सेल्फ डॉट केमिस्ट्री इज इक्वल टू केमिस्ट्री एंड सेल्फ डॉट मैथ इज इक्वल टू मैथ।
ये 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हमारे पास मार्क्स आ गए। अब हम चाहते हैं कि इस स्टूडेंट क्लास के लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसको हम परसेंटेज कहेंगे। तो बेसिकली परसेंटेज एट्रीब्यूट इस क्लास के अंदर हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो या तो हम उसे यहीं क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन राइट सेल्फ डॉट परसेंटेज। परसेंटेज क्या हो जाएगी? परसेंटेज विल बी इक्वल टू तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स विच विल बी सेल्फ डॉट फिजिक्स प्लस सेल्फ डॉट केमिस्ट्री प्लस सेल्फ डॉट मैथ डिवाइडेड बाय 3। ये क्या हो जाएगी? ये हमारी परसेंटेज हो जाएगी। और इसको अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, आई कैन टाइप कास्ट ऑल ऑफ दिस टू स्ट्रिंग एंड इसके अंदर फिर हम एक परसेंटेज का साइन भी ऐड कर देंगे। तो ये बेसिकली मेरी परसेंटेज हो जाएगी। एक नया स्टूडेंट क्रिएट करके देखते हैं। दिस इज़ माई स्टूडेंट 1, जिसके लिए कुछ वैल्यूज़ पास कर देंगे। लेट्स सपोज हमने मार्क्स जो हैं उनको पास कर दिया एंड फिर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं? फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं स्टूडेंट की stu1 डॉट परसेंटेज। बहुत सिंपल तरीके से। तो हमारे स्टूडेंट की परसेंटेज आ गई 98.0%। अभी तक कुछ एज सच प्रॉब्लमैटिक नहीं है, सारी चीज़ें सिंपल है। अब बस एक छोटा सा सिनेरियो इमेजिन करते हैं। लेट्स सपोज कल को टीचर ने क्या किया, पेपर्स को रीचेक किया और उन्हें पता चला इस स्टूडेंट ने ये जो 98 स्कोर किए हैं फिजिक्स के अंदर, दिस शुड एक्चुअली बी 86। ये गलती से उनका स्कोर 98 आ गया। तो टीचर क्या करेगा? टीचर सिंपली लिख देगा स्टूडेंट 1 के जो फिजिक्स के मार्क्स हैं दे आर सपोज टू बी 86। लिख दिया स्टूडेंट ने, टीचर ने। और जब हम अब प्रिंट करवाएंगे स्टूडेंट 1 डॉट फिजिक्स मार्क्स, तो वो चेंज आ भी जाएगा। वो चेंज आ गया, इट इज़ इक्वल टू 86। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब हम स्टूडेंट की परसेंटेज अब दोबारा प्रिंट करवाएंगे, वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी। परसेंटेज तो पुराने मार्क्स के हिसाब से सेट हो गई। ये जो वैल्यू है, ये जो परसेंटेज की वैल्यू है, वो तो ओरिजिनल वैल्यूज़ के हिसाब से सेट हो गई। पर हम चाहते हैं जैसे ही मार्क्स चेंज हो वैसे ही परसेंटेज भी चेंज होनी चाहिए, नहीं तो परसेंटेज गलत हो जाएगी। तो ऐसे केसेस के लिए जब हम किसी भी एट्रीब्यूट को फिक्स्ड वैल्यू नहीं दे सकते, तो उसकी वैल्यू किसी ना किसी दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर या किसी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम यहाँ पे एक लेट्स सपोज मेथड बना सकते हैं एंड वी कैन कॉल इट कैलकुलेट परसेंटेज। हमने एक मेथड बना दिया जिसको हम कह रहे हैं कैलकुलेट परसेंटेज। अब कैलकुलेट परसेंटेज में हमें पता है कि सेल्फ इस मेथड के अंदर हमेशा परसेंटेज की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो बेसिकली पहले हम मार्क्स को चेंज करेंगे, फिर हम स्टूडेंट के लिए कैलकुलेट परसेंटेज को दोबारा कॉल करेंगे, फिर उसकी परसेंटेज चेंज हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक तरीका है, इसके अंदर आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसी चीज़ को करने का एक और बेटर और सिंपलर तरीका होते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स। तो बेसिकली वी यूज प्रॉपर्टी डेकोरेटर ऑन एनी मेथड इन द क्लास टू यूज द मेथड एज अ प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इस कैलकुलेट परसेंटेज फंक्शन का क्या काम है? इसका काम बस परसेंटेज को ही कैलकुलेट करना है। जो नॉर्मल क्या है? जो नॉर्मल एक एट्रीब्यूट ही है। बेसिकली हम एक एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। पर जब एक एट्रीब्यूट की वैल्यू एक फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इस फंक्शन को ही हम अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी कहने का मतलब है यहाँ पे एट्रीब्यूट। तो इसी सेम काम को करने का, यानी यहाँ से ये चीज़ हटा देते हैं, इसी सेम काम को करने का एक बेटर तरीका होता कि हम यहाँ पर लिखते @ प्रॉपर्टी एंड उसके बाद हम एक फंक्शन बनाते जिसमें हम अपने एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे। मेरे एट्रीब्यूट का नाम है बेसिकली परसेंटेज। मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज के अंदर हमारे पास सेल्फ आ जाएगा और हमें इस वैल्यू को रिटर्न करना है। दिस इज बेसिकली माय परसेंटेज। तो मेरा ये जो मेथड है मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो डेफ परसेंटेज, परसेंटेज वैसे तो मेथड का नाम हो गया और इसके अंदर ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, पर जो भी ये वैल्यू रिटर्न होगी वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी एक एट्रीब्यूट में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब जब मैं अपने फिजिक्स के मार्क्स चेंज करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर मुझे ये सारी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कोई एक्स्ट्रा मेथड मुझे अलग से कॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने मार्क्स चेंज किए वैसे ही मेरी परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी। लेट्स सेव इट एंड रन। ओके, ये एरर हमारा आ रहा है बेसिकली इंडेंटेशन की वजह से। इस चीज़ को हटा देते हैं एंड प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं किया हमने। अब ये चीज़ें सारी चीज़ें वर्क करेंगी। लेट्स रन इट। तो शुरुआत में परसेंटेज क्या थी 98%, पर जैसे ही फिजिक्स के मार्क्स कम हो गए परसेंटेज गिर के होगी 94%। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है।
अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसको भी हमने @ प्रॉपर्टी कर दिया, वो जैसे ही किसी दूसरे पैरामीटर के अंदर चेंज होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चेंज रिफ्लेक्ट होकर आ रहा होगा। तो जब भी अब हम परसेंटेज को एक्सेस करेंगे, हमेशा लेटेस्ट जो वैल्यूज हैं उनसे हमारे पास कैलकुलेटेड रिटर्न्स आ रहे होंगे। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जिसे हम कवर करने वाले हैं, दिस इज रिलेटेड टू पॉलीमॉर्फिज्म। दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ऊप्स की जब हमने बात की थी तो शुरुआत में हमने देखा था कि ऊप्स के 4 पिलर्स हैं। 4 में से 3 पिलर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट एब्स्ट्रैक्शन, वी हैव टॉक्ड अबाउट एनकैप्सुलेशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट इनहेरिटेंस, एंड अब 4th पिलर की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉली का मतलब, पॉली इज बेसिकली मैनी, मतलब बहुत सारे, और मॉर्फ मतलब फॉर्म्स या चेहरे, इस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब है कि जब एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सके, तो वो बेसिकली कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और पाइथन के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है उसे अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक और एडिशनल चीज यहाँ पर, इफ यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट डेकोरेटर्स, ये एज अ होमवर्क प्रॉब्लम मैं आपको दे रही हूँ। व्हाट यू कैन डू इज, 2 और हमारे पास डेकोरेटर्स होते हैं, गेटर एंड सेटर। जैसे अभी तक हमने मल्टीपल डेकोरेटर्स को पढ़ लिया है। डेकोरेटर्स के अंदर हमने प्रॉपर्टी डेकोरेटर को पढ़ लिया है, हमने स्टैटिक मेथड को पढ़ लिया है, हमने क्लास मेथड को पढ़ लिया है। अगर आपको और डेकोरेटर्स के बारे में पढ़ना है, यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, तो हम गेटर एंड सेटर डेकोरेटर्स के बारे में भी जाके पढ़ सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज बेसिकली व्हेन द सेम ऑपरेटर इज अलाउड टू हैव डिफरेंट मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी ऑपरेटर हमारे पास वही है। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्लस ऑपरेटर, प्लस डिपेंडिंग अपॉन हम उसे कौन से डेटा टाइप के साथ या कौन सी सिचुएशन में यूज कर रहे हैं, उसका मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर हम चाहें तो हम प्रिंट करवा सकते हैं 1 + 2। ये चीज़ कंप्लीटली पॉसिबल है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 3। यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? यहाँ पे ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर। तो हमें पता है प्लस ऑपरेटर का काम नंबर्स को ऐड करना होता है, वो इसने यहाँ पे कर दिया। बट इफ आई ट्राई टू प्रिंट अपना विद कॉलेज, अब यहाँ पर भी तो प्लस ऑपरेटर है, पर ये वैल्यूज नंबर्स तो है नहीं। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का काम क्या होगा? यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का काम होगा 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना, और आंसर में हमारे पास दोनों स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन रिटर्न होकर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ओवरलोडिंग हो गई। प्लस का नंबर्स को जब हम यूज कर रहे हैं प्लस का मतलब अलग है, और स्ट्रिंग्स को जब हम यूज कर रहे हैं प्लस का मतलब अलग है, और लिस्ट को जब हम यूज कर रहे हैं तब भी प्लस का मतलब अलग है। यानी जब मैं प्रिंट करवाऊंगी 1 2 3 प्लस 4 5 6, तो यहाँ पे ये होगा कि 2 लिस्ट को हम बेसिकली एक तरीके से मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस का मतलब अलग हो जाएगा। जबकि प्लस क्या है? प्लस तो एक ऑपरेटर है, पर क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप के हिसाब से डिफरेंट मीनिंग्स आ गए, तो इसी को हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि एक ही चीज़ की मल्टीपल फॉर्म्स हैं। तो ये पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है, और फॉर्म्स भी हम देखने वाले हैं। पर जैसे ही हम इसे सेव करके रन करेंगे, हमारे पास अलग अलग तरीके के आउटपुट्स आएंगे। मतलब प्लस का मीनिंग ही चेंज हो गया। स्ट्रिंग्स के लिए प्लस का मीनिंग कुछ और है, नंबर्स के लिए प्लस का मीनिंग कुछ और है, लिस्ट के लिए प्लस का मीनिंग कुछ और है। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि प्लस हमने यहाँ पे लिख दिया तो ये 1 इस 4 के साथ जुड़ गया, ये 2 इस 5 के साथ जुड़ गया। मतलब ये भी तो हो सकता था मीनिंग, पर ये नहीं हुआ, क्योंकि लिस्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है प्लस का क्या मीनिंग होगा। जब भी हम इस नंबर की बात कर रहे हैं, व्हाट इज अ नंबर, व्हाट इज एन इंटीजर। इफ आई ट्राई टू प्रिंट टाइप ऑफ 1, मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा क्लास इंट। बेसिकली पाइथन के अंदर ऑलरेडी एक क्लास इंट, इंटीजर वाली क्लास एग्जिस्ट करती है, और मैंने कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर अगर लिखा, वो बेसिकली उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, और इन ऑब्जेक्ट्स क्योंकि ये इंटीजर टाइप की हैं, इनके लिए ऑलरेडी उस क्लास इंट के अंदर डिफाइंड है कि प्लस का मतलब है 2 नंबर्स को ऐड कर दो। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इफ आई ट्राई टू प्रिंट टाइप ऑफ अपना, तो अपना क्या है या कॉलेज क्या है? दिस इज बेसिकली क्लास स्ट्रिंग। लेट मी रन इट। तो ये क्या है? क्लास स्ट्रिंग है। तो पाइथन के अंदर ऑलरेडी एक स्ट्रिंग क्लास एग्जिस्ट करती है, जिसकी सारी की सारी स्ट्रिंग्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है।
और इस क्लास स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है कि जब भी प्लस लिखा जाएगा तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना। ऐसे ही इफ आई ट्राई टू प्रिंट टाइप ऑफ 1, 2 and 3, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा क्लास लिस्ट। तो पाइथन के अंदर ऑलरेडी एक लिस्ट क्लास है जिसकी ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस लिस्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है कि प्लस का यानी इस ऑपरेटर का क्या मतलब होना चाहिए। इस ऑपरेटर का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 1 को इसके फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करो, इसको इसके सेकंड नंबर के साथ ऐड कर दो, इसको इसके थर्ड नंबर के साथ ऐड कर दो, ये मतलब नहीं डिफाइंड। उस लिस्ट क्लास के अंदर ये डिफाइंड है कि पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो मर्ज हो जाएगी जहाँ पर भी प्लस लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हर क्लास के अंदर जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं उनके मतलब डिफाइंड है ऑलरेडी डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए। तो ऐसे ही जब हम अपनी खुद की क्लास क्रिएट करते हैं तो हम भी अपने लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ये क्या है, ऑल ऑफ दिस इज इम्प्लिसिट ओवरलोडिंग जो ऑलरेडी पाइथन ने हमारे लिए कर रखी है, पर इसी सेम चीज़ को हम अपनी क्लासेस के लिए भी कर सकते हैं, उसे हम सीखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हमें समझ में आया होगा, व्हेन द सेम ऑपरेटर इज अलाउड टू हैव डिफरेंट मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप नंबर्स के साथ कुछ कोड लिखने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रिंग के साथ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लिस्ट के साथ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी मैं यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल यूज़ करने वाली हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो उसके लिए थोड़ा सा मैथ, अगर आपने 11th-12th के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में सुना होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, उसी का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी, और जिसने नहीं सुना उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको मैं सिमिलर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बेसिकली मैथ के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, उसके मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बहुत सिंपल सा प्लस माइनस जैसा आपको मैं कुछ दिखाने वाली हूँ। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल नंबर होता है, नॉर्मल नंबर को बेसिकली हम अपने रियल नंबर्स कहते हैं, नॉर्मल नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं, असली नंबर। जैसे 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, या -5 हो गया, या 3.1 हो गया, ये सारे रियल नंबर्स हैं। अब जब नंबर्स को हम ऐड करते हैं, मुझे ऑलरेडी पता है 1 + 2 इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 3। रियल नंबर्स का मैथ बहुत आसान होता है, वही सारी चीज़ें हम मैथ में पढ़ रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज आई क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1i + 3j। इसके अंदर ये जो i होता है, दिस इज माई रियल पार्ट एंड दिस इज माई इमेजिनरी पार्ट। बस ये मैंने कुछ लिख दिया, इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्या मतलब होता है, क्यों यूज़ होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है, उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक नंबर है, ये पूरा का पूरा एक नंबर है जिसका एक पार्ट है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, दिस इज़ माई रियल पार्ट, एंड जो जे से लिखा होता है दिस इज़ माई इमेजिनरी पार्ट। मतलब रियल 1 है और इमेजिनरी 3 है। और ये बेसिकली मैथ का वो हिस्सा होता है जिसको इमेजिन किया है, मतलब दिस इज़ ऑल इमेजिनरी। अब ये मेरा फर्स्ट मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब मैंने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट किया, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ भी हम नंबर लिख सकते हैं, 2i + 5j, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया जाता है तो क्या होता है, उनके रियल पार्ट अलग से ऐड होते हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट्स अलग से ऐड होते हैं। तो यहाँ पे जब इन्हें ऐड किया जाएगा तो आंसर इज गोइंग टू बी 1 + 2 3i + 3 + 5 8j। बिल्कुल सही चीज़ है। ये चीज़ मैं बस आपको सिखाना चाह रही थी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम की चीज़ होती है, इसका पाइथन से एज सच कोई रिलेशन नहीं है। ऑल्दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो वॉइस रिकग्निशन सिस्टम्स के अंदर यूज़ होते हैं, मतलब वॉइस में जो हमारी ऑडियो वेव्स होती हैं उन सिस्टम्स के अंदर वी यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर कैलकुलेशन। अगर आप आगे जाके वॉइस रिकग्निशन के ऊपर मशीन लर्निंग वगैरह कुछ करते हो, बाकी उतना कोई हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना हम इसका ज़्यादा कुछ डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐसे ऐड किया जाता है, रियल पार्ट को अलग से ऐड करते हैं, इमेज पार्ट को अलग से ऐड करते हैं। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉल्ड 5i, दिस इज 5i + 10j, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -1i + 8j। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5 और हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, 5 और -1 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 4i + 18j। ये बेसिकली ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैथ वर्क करता है। अब वापस आ जाते हैं। अब पाइथन के अंदर एज सच कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्रिएट करने के लिए कोई क्लास तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी खुद की क्लास बनाएंगे, और ऐसी क्लास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्रिएट कर सके। जैसे इंटीजर क्लास है पाइथन के अंदर, इंटीजर नंबर्स को आप क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रिंग्स को कर सकते हो, लिस्ट को कर सकते हो, डिक्शनरी को आप क्रिएट कर सकते हो, पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्रिएट करने के लिए नहीं है, तो हम वो चीज़ बनाने वाले हैं।
वी आर बेसिकली गोइंग टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड कॉम्प्लेक्स. इसको हमने कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया. अब इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं इनिट. हर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके दो पार्ट्स होंगे, एक उसका रियल पार्ट है, एक उसका इमेजिनरी पार्ट है. तो सेल्फ डॉट रियल इज इक्वल टू रियल एंड सेल्फ डॉट इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी. एंड एक और फंक्शन लिख लेते हैं, इसे कह देते हैं शो नंबर. शो नंबर के अंदर बेसिकली हम अपने नंबर को प्रिंट करवाएंगे. तो क्या प्रिंट हम करवाने वाले हैं? पहले तो उसका रियल पार्ट प्रिंट करवाएंगे. रियल पार्ट इज गोइंग टू बी सेल्फ डॉट रियल. फिर इसके अंदर हम बेसिकली आई को प्रिंट करवाते हैं प्लस, एंड फिर हम इसका इमेजिनरी पार्ट प्रिंट करवाएंगे एंड फिर हम जे को प्रिंट करवाने वाले हैं. दिस इज गोइंग टू बी आवर नंबर जो प्रिंट हो जाएगा. तो अब एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज माय नंबर 1. नंबर 1 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका रियल पार्ट है 1, इसका इमेजिनरी पार्ट है 3. ये मैंने क्रिएट कर दिया. अब मैं num1 को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो शो नंबर को कॉल कर देंगे. लेट्स सेव इट एंड रन. तो ये मेरा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 1i + 3j. इस तरीके से मैंने अपने नंबर को क्रिएट कर दिया. ऐसे ही एक और नंबर क्रिएट कर सकते हैं. तो लेट मी क्रिएट अनदर नंबर कॉल्ड नंबर 2, जिसके अंदर हम पास कर देंगे 4i एंड 6j. ये मेरा नंबर 2 आ गया. इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं. तो ये मेरा नंबर 1 हो गया, ये मेरा नंबर 2 हो गया. अब इन दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो क्लास हमने ही बनाई है, अब इनको ऐड करने का लॉजिक भी हमें ही बनाना पड़ेगा. तो वो चीज़ कैसे हम कर पाएंगे? हमें कैसे पता कि मुझे इन दो नंबर्स को किस तरीके से ऐड करना है? कि जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली क्लास है, इसको कैसे पता चले कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का क्या लॉजिक है? तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं हमारे डंडर फंक्शंस. और हम इस तरीके की जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं कि अपने लिए हम प्लस का मीनिंग डिफाइन कर दें, वी डू इट यूजिंग डंडर फंक्शंस. डंडर फंक्शंस होते हैं डबल अंडरस्कोर. डबल अंडरस्कोर जिस फंक्शन के आगे लगाते हैं उन्हें हम डंडर फंक्शंस कह देते हैं. और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस पाइथन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. इनमें से हम एक फंक्शन को अभी बहुत बेसिक तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे. तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर, ये ए इंटीजर भी हो सकता है, बी इंटीजर भी हो सकता है, ये ए और बी स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, ये ए और बी लिस्ट भी हो सकते हैं. जब भी हम a + b लिखते हैं, जब भी हम एडिशन कर रहे होते हैं, तो इंटरनली क्या होता है, उस क्लास के अंदर हम बेसिकली किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए, ए ऑब्जेक्ट के लिए एक डंडर फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक दूसरा कुछ नंबर पास होगा और वो बेसिकली क्या करेगा, ए के अंदर ऐड होने का लॉजिक डिफाइन कर रहा है हमारा ये वाला फंक्शन. जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है डेफ ऐड. ये नॉर्मल फंक्शन है. ये क्या करता है, इसके अंदर सेल्फ आएगा. सेल्फ का मतलब है ऑब्जेक्ट 1, या इसे ऑब्जेक्ट 1 भी मैं कह सकती हूँ, या नंबर 1 इसे हम कह सकते हैं. दिस इज बेसिकली माई नंबर 1. एंड इसके अंदर हम एक और पैरामीटर लेंगे विच इज़ माई नंबर 2. इसे सेल्फ ही बोल देते हैं. पहले हमारे पास सेल्फ आएगा विच इज़ माई ऑब्जेक्ट, एंड एक आएगा नंबर 2, या इसे ऑब्जेक्ट 2 कह देते हैं, या नंबर 2 इज़ ऑल्सो फाइन. अब मुझे डिफाइन करना है लॉजिक टू ऐड 2 नंबर्स. 2 नंबर्स को ऐड करने का लॉजिक ये होगा कि बेसिकली नए नंबर के अंदर नया जो रियल पार्ट है नंबर के अंदर, वो क्या होना चाहिए, दैट रियल पार्ट शुड बी सेल्फ डॉट रियल प्लस नंबर 2 डॉट रियल. इस तरीके से हमारा नया रियल पार्ट क्रिएट होगा और हमारा नया इमेजिनरी पार्ट कैसे क्रिएट होगा, सेल्फ डॉट इमेजिनरी प्लस नंबर 2 डॉट इमेजिनरी. अब हम ऐड के अंदर क्या कर सकते हैं, अब हम ऐड के अंदर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर देंगे, जिसमें नया रियल पार्ट एंड नया इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे. बेसिकली ये मैंने एक ऐड फंक्शन बना दिया जो 2 नंबर्स को ऐड करता है. और अब यहाँ पर मैं नंबर 1 को नंबर 2 के साथ ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ. तो आई कैन राइट नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 1 डॉट ऐड नंबर 2. आई डोंट थिंक इस सिंटैक्स के अंदर हमें कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए. नॉर्मली मैंने क्या किया, नंबर 1 के अंदर बस अपना ऐड फंक्शन कॉल कर दिया है, और अब मैं प्रिंट करवा सकती हूँ अपने नंबर 3 को. लेट्स सेव इट. या नंबर 3 को ऐसे नहीं प्रिंट करवाना, नंबर 3 डॉट शो नंबर को कॉल करना है, एंड लेट्स रन इट. तो क्या हुआ, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 3rd नंबर आ गया.
तो 1 और 4 को हमने ऐड किया तो हमारे पास 5 आ गया, 3 एंड 6 को हमने ऐड किया तो हमारे पास 9 आ गया। ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। इसी तरीके से हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होते हैं। बट मैं चाहती हूँ मुझे फंक्शन ना लिखना पड़े यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कोई भी व्यक्ति आके मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली क्लास को यूज़ कर सके और सिंपली लिख सके नंबर 1 प्लस नंबर 2। वो ये कर सके कि कोई भी आके लिख सके नंबर 1 प्लस नंबर 2। आई डोंट नीड टू राइट दिस थिंग। पर इससे क्या होगा, इससे हमारे पास एरर आ जाएगा। या इनफैक्ट इवन इफ आई राइट दिस थिंग, मैं चाहती हूँ ये लिखने के बजाय मुझे यहाँ पर लिखना हो नंबर 2, लेट्स सेव इट एंड रन, तो भी हमारे पास एरर ही आएगा। एरर क्या कह रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस फॉर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स। ये कह रहा है प्लस को आप यूज़ ही नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि आपने कुछ ऐसा लॉजिक डिफाइन ही नहीं किया। ऐसे ही थोड़ी प्लस को हम यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर क्लास में लॉजिक है, स्ट्रिंग क्लास में लॉजिक है, लिस्ट क्लास के अंदर लॉजिक है, पर आपकी क्लास में कोई लॉजिक ही नहीं है प्लस को डिफाइन करने के लिए, प्लस ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए। तो वो लॉजिक हम अपनी क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग द डंडर फंक्शंस। डंडर फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें बेसिकली यहाँ पे अगर ऐड लिखा हुआ है तो मुझे ऐड ही लिखना है, क्योंकि ऐड ऑलरेडी एक डंडर फंक्शन है। तो यहाँ पे डंडर फंक्शन यूज़ करने के लिए व्हाट आई विल डू इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड इसके बाद भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये क्या बन गया, अब ये मेरा डंडर फंक्शन बन गया। सिर्फ इतनी चीज़ करने से अब इस कोड के अंदर कोई एरर नहीं आएगा। नाउ इफ आई मिनिमाइज इट एंड री एग्जीक्यूट, अब मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब सिंपली ये क्या हो गया, ये चीज़ें वर्क करनी स्टार्ट हो गई। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं प्लस को करके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर पा रही हूँ, जो ऑलरेडी पॉसिबल नहीं था पाइथन के अंदर। अब ऐसे ही लेट्स सपोज मुझे माइनस का लॉजिक डिफाइन करना है कि रियल में से रियल माइनस होना चाहिए, इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस होना चाहिए। तो उसके लॉजिक के लिए हमारा a माइनस बी का सब्ट्रैक्शन का डंडर फंक्शन होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर सब। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ लेट्स सेव इट एंड राइट इट हियर। यहाँ पे हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन एंड यहाँ पे मुझे सिर्फ करना है माइनस। तो इफ़ आई वॉन्ट आई कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट वन ऑफ माई नंबर्स फ्रॉम अनदर नंबर। इसको सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। तो बेसिकली 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट होके -3 आ गया, 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट होके -3 आ गया। हम वो थोड़ा सा साइन के साथ आपको डील करना पड़ेगा, बट दिस इज बेसिकली हाउ सब्ट्रैक्शन विल वर्क इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ऐसी क्लास जिसके लिए प्लस और माइनस मुझे करना था पर उसका लॉजिक नहीं डिफाइन था, उस लॉजिक को हम डिफाइन कर सकते हैं उन ऑपरेटर्स को। सेम ही ऑपरेटर को मैं यूज़ कर रही हूँ, बस कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेटर का मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग हो गया ये वाला फंक्शन। दिस इज हाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग वर्क्स एंड दिस इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मैंने माइनस का मतलब ही चेंज कर दिया अपनी क्लास के लिए, इसी को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। और यही पॉलीमॉर्फिज्म का इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलीमॉर्फिज्म व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। एंड डंडर फंक्शन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं। ये जो हमारा इनिट होता है, दिस इज ऑल्सो अ डंडर फंक्शन, दिस ऑल्सो हैज़ अ डबल अंडरस्कोर हियर। तो दैट इज वाई डंडर फंक्शंस आर स्पेशल। A lot of them are already inbuilt in Python. And अगर हम और डंडर फंक्शंस को देखना चाहते हैं तो बेसिकली वी कैन गो टू द पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। इस लिंक पर हम जा सकते हैं एंड यहाँ पर सेक्शन 3.3.8 के अंदर ये बेसिकली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, मैट मल्टीप्लिकेशन, ट्रू डिव, फ्लोर डिव, मॉड इज़ बेसिकली फॉर परसेंटेज। इसी तरीके से हमारे पास पावर फंक्शन होता है, हमारे पास एक्सॉर एंड और के लिए भी फंक्शंस होते हैं। एंड अगर हम और नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो और भी डिफरेंट चीज़ें, जैसे ABS हो गया। ABS यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, जो मैथ वाला मॉड फंक्शन होता है ना कि नेगेटिव का भी पॉजिटिव कर दिया जाए, उस तरीके के जो फंक्शंस हैं, उस तरीके की जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो चीज़ें हम कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऊप्स इन पाइथन। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे 4 मेन पिलर्स हैं, उनको हमने कवर किया है। काफ़ी सारी चीज़ें ऊप्स के अंदर हमें थोड़ी सी थियोरेटिकल लगेंगी, हमें लगेगा कि इसे हम कहाँ यूज़ करें। तो कई बार जब हम एज अ बिगिनर ऊप्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो कई बार काफ़ी सारी चीज़ें हमें अननेसेसरी फील हो सकती हैं, क्योंकि जब हम छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं ऊप्स उतना सेंस नहीं बनाता। पर जब भी हम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे, जब भी हम एक्चुअली कंपनीज़ के अंदर काम करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऊप्स के थ्रू ही होती हैं। मतलब अगर कुछ कोड लिखा जा रहा है तो उसके अंदर हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके उस कोड को स्ट्रक्चर कर रहे होंगे। तो दैट इज़ वाई ऊप्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, आसान क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। डिफाइन अ सर्कल क्लास टू क्रिएट अ सर्कल विद अ रेडियस r यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। सिर्फ इतना पार्ट कर लेते हैं। लेट अस क्रिएट आवर क्लास, वील कॉल इट सर्कल।
सर्कल क्लास के अंदर एक हमारे पास इनिट कंस्ट्रक्टर आ जाएगा जिसमें सेल्फ है और हमारी रेडियस है. सो सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस. एंड फिर अब हम क्या करेंगे, एक नया सर्कल लेट्स सपोज हम क्रिएट करते हैं. दिस इज माय सर्कल जिसकी रेडियस है 4 के इक्वल. इसको मैंने क्रिएट कर लिया. या फिर एक बेटर रेडियस देते हैं. लेट्स गिव इट अ रेडियस ऑफ 21 जो कि 7 का मल्टीपल है ताकि कैलकुलेशंस में आसानी हो हमें. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन एन एरिया मेथड ऑफ द क्लास विच कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ द सर्कल एंड इसी तरीके से एक पेरीमीटर क्लास. अब मुझे पता है मेरे पास अगर रेडियस है r किसी भी सर्कल की तो उसका एरिया होने वाला है पाई आर स्क्वायर एंड पेरीमीटर होने वाला है 2 पाई आर के इक्वल. थोड़ा सा मैथ्स कैलकुलेशन है यहाँ पे, फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे उस चीज़ को कोड में कन्वर्ट कर पाना सबसे इंपॉर्टेंट है. तो वील डिफाइन अ मेथड कॉल्ड एरिया एंड इसके अंदर वी आर गोइंग टू रिटर्न दिस वैल्यू विच इज़ बेसिकली पाई. तो वी हैव टू रिटर्न पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर स्क्वायर. तो जो भी हमारी रेडियस है सेल्फ डॉट रेडियस टू द पावर 2, इस चीज़ को हमें रिटर्न करना है. एंड वील हैव पेरीमीटर जिसके अंदर सेल्फ आएगा. इसके अंदर हमें रिटर्न करना है 2 पाई आर विच इज़ सेल्फ डॉट रेडियस. तो ये जो सर्कल है इसके लिए हम प्रिंट कर देंगे सर्कल का एरिया एंड हम प्रिंट कर देंगे सर्कल की रेडियस, नॉट रेडियस बट उसका पेरीमीटर. लेट्स सेव इट एंड रन. A better way to do it would be instead of 3.14 I take it as 22/7 and I also take it as 22/7. Save and run. तो हमारे पास इवन वैल्यूज़ आ गई. तो एरिया हो जाएगा 1386, यूनिट्स हमारे पास है नहीं अभी, और पेरीमीटर हो जाएगी 132 के इक्वल. तो इस तरीके से हमने अपनी क्लास को डिफाइन कर दिया है. नेक्स्ट क्लास की तरफ आते हैं. डिफाइन एन एम्प्लॉय क्लास विद एट्रीब्यूट्स. एम्प्लॉय का रोल होना चाहिए, उसका डिपार्टमेंट होना चाहिए और उसकी सैलरी होनी चाहिए. दिस क्लास ऑल्सो हैज़ अ शो डिटेल्स मेथड. तो सबसे पहले तो एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करते हैं. एम्प्लॉय जिसमें इनिट के अंदर we are going to have a role, we are going to have a department and we are going to have a salary. Now self dot role is equal to role, self dot department is equal to department and self dot salary is equal to salary. और एक और हम मेथड बना देंगे which is show details. इसको हम कह देते हैं show details, जिसके अंदर we have self and we have to print all the details. तो print कर दिया हमने. यहाँ पे लिख देंगे रोल इज इक्वल टू रोल सेल्फ डॉट रोल. देन वील प्रिंट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट एंड सैलरी इन डबल कोट्स सैलरी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सैलरी. तो हम चाहें तो एक नए एम्प्लॉय को क्रिएट भी कर सकते हैं. E1 इज इक्वल टू माई एम्प्लॉय, जिसके लिए रोल क्या है. लेट्स सपोज द एम्प्लॉय इज एन अकाउंटेंट. द डिपार्टमेंट इज बेसिकली दे आर इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड द सैलरी इज आई डोंट नो एन अकाउंटेंट सैलरी. आई विल मेक इट 60,000 एंड अ स्ट्रिंग. मैंने स्ट्रिंग टाइप का बना दिया है. और E1 के लिए हम कॉल कर देंगे शो डिटेल्स को. लेट्स सेव इट एंड रन. तो ये सारी की सारी डिटेल्स हमारे लिए प्रिंट होकर आ गई. अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है इसी के अंदर, वी हैव टू क्रिएट एन इंजीनियर क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम एम्प्लॉय एंड हैज़ एडिशनल एट्रीब्यूट्स नेम एंड एज. तो हमें एक और क्लास क्रिएट करनी है एंड वील कॉल दिस क्लास इंजीनियर. और इंजीनियर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय की जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें इनहेरिट करेगा और इसके अंदर अपने खुद के एट्रीब्यूट्स होंगे. कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, एक तो नेम होगा, एक एज होगा, बट उसके साथ में, या अभी के लिए इतना रख लेते हैं, तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज. और साथ में हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय के लिए, इंजीनियर के लिए रोल तो पता ही है, इट इज़ गोइंग टू बी इंजीनियर, डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी लेट्स सपोज IT डिपार्टमेंट, और सैलरी हम फिक्स रखने वाले सारे इंजीनियर्स के लिए.
तो सुपर को यूज़ करके हम कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाएंगे जिसमें हम पास करेंगे रोल. रोल इज़ गोइंग टू बी इंजीनियर एंड फिर हम डिपार्टमेंट पास ऑन कर देंगे एंड फिर हम पास ऑन कर देंगे बेसिकली द सैलरी. लेट्स टेक द सैलरी टू बी 75,000 एंड इसे हम कर लेते हैं सेव. तो यहाँ पर एम्प्लॉय 1 की जगह हम करेंगे इंजीनियर 1 और अपनी इंजीनियर क्लास के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ पास करेंगे. नेम हो गया लेट्स सपोज, लेट्स टेक इट टू बी इलॉन मस्क एंड एज आई डोंट नो मे बी 40 एंड फिर हम अपने इंजीनियर 1 के लिए करने वाले हैं शो डिटेल्स को कॉल. लेट्स सेव इट एंड रन. तो शो डिटेल्स के अंदर इंजीनियर का पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई एंड उसी तरीके से हम चाहें तो इसके अंदर भी अलग से एक शो डिटेल्स कॉल कर सकते हैं. बेसिकली दिस इज हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स. नेक्स्ट हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इट इज आस्किंग अस टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड ऑर्डर विच स्टोर्स आइटम्स एंड इट्स प्राइस. तो एक नॉर्मल क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम है ऑर्डर. हर ऑर्डर के लिए कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 वैल्यूज पास होंगी. एक होगा आइटम नेम एंड एक होगा उस आइटम का प्राइस. सो सेल्फ डॉट आइटम इज इक्वल टू माई आइटम एंड सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल टू माई प्राइस. ये वैल्यूज हमारे पास आ गई. अब हमें क्या करना है, लेट्स सपोज हमने ऑर्डर 1 क्रिएट कर दिया. ऑर्डर 1 इज इक्वल टू जिसके अंदर वी बॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स एंड वी बॉट इट फॉर 20 रुपीज़. एंड ऑर्डर 2 के अंदर वी ऑर्डर्ड सम टी एंड वी ऑर्डर्ड इट फॉर 15 रुपीज़. ये हमारी कुछ बेसिक वैल्यूज़ आ गई. अब हमें क्या करना है, इसी क्लास के अंदर वी हैव टू यूज़ अ डंडर फंक्शन विच इज़ द GT फंक्शन. GT का मतलब होता है ग्रेटर देन. तो जब भी हम A ग्रेटर देन B लिखते हैं तो वहाँ पे बेसिकली हमारा ये वाला जो डंडर फंक्शन है ये इन्वोक हो जाता है. तो ग्रेटर देन का लॉजिक डिफाइंड होता है. स्ट्रिंग्स के लिए अलग लॉजिक है, इंट के लिए अलग लॉजिक है, लिस्ट के लिए अलग लॉजिक है. तो हर क्लास का अपना अलग लॉजिक है. हमें अपना ऑर्डर क्लास के लिए लॉजिक लगाना है. बेसिकली हम चाहते हैं कि डंडर फंक्शन यानी जैसे ही हम ऑर्डर 1 ग्रेटर देन ऑर्डर 2 लिखें तो वो ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, उसका आंसर डिपेंड करेगा. ऑर्डर 1 ग्रेटर देन ऑर्डर 2 ट्रू तभी होगा अगर ऑर्डर 1 का प्राइस ऑर्डर 2 के प्राइस से बड़ा है. तो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी. तो उसके लिए वी कैन डिफाइन अ डंडर फंक्शन. कैसे करते हैं, वी राइट डेफ अपने फंक्शन का नाम GT, उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा सेल्फ एंड हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर 2. इसके अंदर हम क्या रिटर्न कर देंगे, बेसिकली सेल्फ का प्राइस अगर ग्रेटर देन है ऑर्डर 2 के प्राइस से तो ट्रू होना चाहिए. तो वही चीज़ यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी. तो अब हम प्रिंट करवा सकते हैं इज माई ऑर्डर 1 ग्रेटर देन ऑर्डर 2. इसका आंसर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा. ऑर्डर 1 क्या है 20, ऑर्डर 2 क्या है 15 है इसका प्राइस. तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू. तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू रिटर्न होकर आएगा. लेट्स सेव इट एंड रन. तो वील गेट ट्रू. एरर नहीं आएगा, पर ये फंक्शन अगर हमने नहीं लिखा होता तो हमारे पास एरर आ जाता. एरर आता कि ग्रेटर देन का जो ऑपरेटर है वो तो सपोर्टेड ही नहीं है फॉर द इंस्टांसेस ऑफ ऑर्डर एंड ऑर्डर. तो ये बेनिफिट होता है डंडर फंक्शंस का कि इस तरीके से अगर हमने अपने लिए कोई कस्टम क्लास डिफाइन की और उसके अंदर हम लॉजिक क्रिएट करना चाहते हैं ग्रेटर देन का, लेस देन का, नॉट इक्वल टू का, तो वो सारा लॉजिक हम खुद से बैठ कर लिख सकते हैं. ऐसे ही हम चाहते तो लेस देन का भी लॉजिक क्रिएट कर सकते थे, इक्वल टू का भी लॉजिक क्रिएट कर सकते थे. So this is all about object oriented programming in Python. I hope कि आज के लेक्चर में हमें मज़ा आया होगा. हमने काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट्स और सीखे होंगे उसके अंदर और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जाके हम रिवाइज करेंगे. वंस अगेन नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. अच्छा, यहाँ पर एक और छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि पाइथन के अंदर जो सारे कोर पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम कवर कर चुके हैं. एक तरीके से ये हमारा लास्ट लेक्चर था. तो एक और लास्ट लेक्चर हमारा आ रहा होगा जिसमें अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम पाइथन का एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे. पर बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कंसेप्चुअली पाइथन के अंदर हम अच्छे खासे लेवल तक काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं. तो अब बस लास्ट लेक्चर हमारा बचेगा जो कंसेप्चुअली नहीं बट बेसिकली इंप्लीमेंटेशन वाइज प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होगा. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.